एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस खबर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 35 के साथ। वहाँ पे खड़े एक आदमी जो है वो अभी के पास अपना मोबाइल लेकर आता है और कहता है कि आप जिन लोगों को ढूंढ रहे हो, अगर उसे बचाना चाहते हो तो आपको इस नंबर पे बात करनी होगी। अभी उसकी तरफ देखती है और देखते हुए वो मोबाइल जो है अपने कान में लगाती है। उधर से कुछ कहा जाता है। अभी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रही थी और वो कहती है, तुम जो कोई भी हो, याद रहे, अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और उस आदमी के चेहरे पर दे मारती है। वो आदमी अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। उसको काफ़ी दर्द हो रही थी। अभी वहाँ से निकलने लगती है कि तभी पता नहीं उसे कुछ तो एहसास होता है। वो पीछे पलट कर नदी के दूसरी तरफ बड़ी गौर से देखती है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, उसे एहसास हो रही थी कि जैसे उसकी बहन, उसका जिगर का टुकड़ा, वो यहीं आसपास है। लेकिन वो फ़ोन पर जो बोली गई थी बातें, वो भी उसके दिमाग में, उसके मन में गूंज रही थी, उसके कानों में गूंज रही थी कि अगर तुम अपनी लोगों को बचाना चाहती हो, जिसे तुम ढूंढ रही हो, तो तुम्हें यहाँ पर आनी होगी। झूठ है या सच ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अभी जाना चाहती थी। आखिर उसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल थी। उसकी इकलौती बहन, उसका इकलौता खून, जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से निकल जाती है और उसके साथ ही वो लोग भी निकलते हैं, क्योंकि वही लोग उसको लेकर वहाँ पे जाने वाले थे। अभी ने अपने मोबाइल से मैसेज कर दिया था अपने लोगों को, जैसे सीक्रेट वे में उसको फॉलो करें और आगे की सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लें। अभी यहाँ से वो अकेली इन लोगों के साथ जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर नदी के दूसरी तरफ, नदी में से अभी अवनी बाहर आती है और उसके हाथों में अनिका का हाथ था। अनिका जो है नदी में गिरने से, थोड़ी सी झटका लगने से वो बेहोश हो गई थी और पानी का जो बॉन्डर आया था ना, उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो खुद को संभाल नहीं पाई थी और थोड़ी बहुत पानी उसके शरीर में चला गया था। वो पी चुकी थी, जिसके कारण वो बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। अवनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने ट्रेनिंग के दौरान ऐसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था और काफ़ी ट्रेनिंग टफ होती थी उनकी एकेडमी में, जो कि शक्ति संगठन के थ्रू की जाती थी। तो वो अपने आप को संभाल लेती है। हालांकि अवनी को भी कम चोटें नहीं लगी थी। पहले उसको सिर में चोट लगना, फिर उसको शोल्डर से नीचे बाजू में हल्की सी खरोच आना, गोली छूकर निकल गई थी, और फिर उसको कमर की साइड में गोली छूकर निकल गई थी। चोटें तो बहुत आई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है। अवनी को बाहर निकालती है और निकालने के बाद अनिका को बाहर निकालती है और निकालने के बाद उसको वहीं ज़मीन पर लेटा देती है और वो उसके पेट पर दोनों हाथों को रखते हुए पानी निकालने की कोशिश करती है, दबाव बनाते हुए। ऐसे करते वक्त थोड़ी बहुत पानी उसके मुंह से निकलते भी हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी जो है बेहोशी की हालत में थी। वो होश में नहीं आ पा रही थी। अनिका अनिका को उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसकी धड़कने की आवाज़ें भी सुनाई तो दे रही थी, बट थोड़ी सी कम थी। फिर भी अवनी टेंशन में नहीं थी। वो जानती थी कि ये ठीक है और कुछ दिन में होश में आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसको यहाँ से निकलनी थी और उनके पास उतना टाइम नहीं था। तो वो बार बार अनिका को उठाने की कोशिश कर रही थी, उसके गालों पर थपथपा रही थी, उसके हाथ पैर रगड़ रही थी। जब अनिका होश में नहीं आ पाती है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, और काफ़ी फास्ट काम करता है ये ऑप्शन। हालांकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है इसका यूज़ करनी है या नहीं करनी है। अवनी के पास उतना टाइम नहीं था, तो वो तुरंत अनिका के पास जाती है और उसको सीपीआर देने के लिए उसके ऊपर झुकती है। लेकिन वो सीपीआर देना स्टार्ट करती उससे पहले ही अनिका अपनी आंखें खोल देती है। तो देखती है कि अवनी जो है उसके ऊपर झुकी हुई थी और जस्ट उसके लिप्स के ऊपर ही उसके लिप्स थे। वो दोनों दोनों लिप्स आपस में जुड़े हुए तो थे, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया था अवनी ने। अनिका जब ये देखती है तुरंत उसको धक्का देती है और अवनी जो है दूसरी साइड गिरती है। अनिका कहती है, ये सब क्या है? अवनी, जो कि उसके कमर में ऑलरेडी लगी हुई थी, आखिर उसकी
कमर साइड में गोली चुका निकली थी तो दर्द तो थी, और धक्का लगने से और उसको चोट लग जाती। वो अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहती, क्या है ये? हाँ, एक तो मैं कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम हो कि होश में आ नहीं रही थी, और जब होश में आई तो मुझे धक्का दे दिया। तुम्हें पता है ना कि मुझे गोली लगी है। अनिका जब ये सुनती है तो उसको देखते हुए कहती, सॉरी, लेकिन ये तुम कर क्या रही थी मेरे साथ? मैं क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी। तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, तुम नहीं उठी, तो मुझे लगा कि सीपीआर। देखो ये नॉर्मल है, मेरे ही कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हें उठाने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। तुम्हें पता भी है ये कितनी खतरनाक जगह है? यहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया करते हैं। जानवर? हाँ, हम लोग जंगल के दूसरे साइड हैं। नदी में गिरने के बाद पानी के बहाव में हम यहाँ पर आ गए हैं। अब जान बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लोगों से तो बच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या? चलो ठीक है, ट्राई तो करनी बनती है ना। अब ऐसे तो खुद को नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ रहने से अच्छा है कि चलो मेरे साथ। अनिका खड़ी होती है और वो अवनी के पास जाती है, उसको अपना हाथ देती है, तो अवनी जो है उसका हाथ को झटक देती है और कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चल सकती हूँ। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है। हालांकि उसकी कमर में चोट लगी थी, दर्द भी हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने आस पास की चीज़ें देखती है। तभी तभी जो है किसी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अवनी जो है तुरंत रिएक्ट करती है और वो अनिका का हाथ पकड़ती है, और वहीं पर कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा और काफ़ी घना भी। उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आया करते हैं, और होता भी यही है। वहाँ पे जंगल का राजा शेर पानी की पीने के लिए आया हुआ था। वो आता है, पानी पीता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ भी जाता है। ये दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अवनी के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन अनिका के लिए थी। अवनी ने ऐसे इस मुश्किलों का सामना बहुत बार किया था, लेकिन अनिका काफ़ी घबराई हुई थी और वो अवनी के सीने से चिपकी हुई थी। ये देखकर अवनी अवनी जो है उसको अपनी बाहों में भर लेती है। कहते हैं ना कि अगर कोई पल बिना मांगे मिल जाए तो उसे चुरा लेनी चाहिए। अनिका जो है खुद को अवनी के बाहों में समेट रखा था, प्यार से नहीं बल्कि डर से। आखिर शेर से डर रही थी ना। शेर जंगल का राजा, किसे डर नहीं लगेगा। अवनी अवनी जो है बड़ी प्यार से उसको गले लगाई हुई थी, अपनी बाहों में भर रखा था। आखिर उसे ये पल बड़ी मुश्किल से मिला था। अवनी उसके करीब आना तो बहुत दूर की बात है, एक नज़र प्यार भरी नज़रों से देख भी ले उसके लिए वही बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जब भी उसने देखा, नफरत गुस्सा इन्हीं नज़रों से देखा। अवनी इस पल को जी रही थी। वो कहता है ना, लाइफ में अगर अपनी मोहब्बत के साथ कुछ पल मिल जाए ना तो उसे चुरा लेनी चाहिए। भले ही वो किसी डर से मिले या किसी और चीज़ से, क्या फ़र्क पड़ती है। पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले। दोनों जो है एक दूसरे की बाहों में थे, एक प्यार भरी नज़रों से और दूसरी डर से। करीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं। शेर जो है वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो नदी के किनारे आराम से बैठकर आराम कर रहा था, शायद वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा था। अनिका थोड़ी सी शेर को अपनी बाहर निकालती है और पेड़ के पीछे से उस शेर को देखती है, जो कि बड़ी ही आराम से वहाँ बैठा हुआ था। अनिका कहती है, काफ़ी देर हो गई है, हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे और ये शेर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अवनी कहती है, 1 मिनट मैं कुछ करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ आसपास देखती है, जहाँ पे कुछ पत्थर के ईंट के टुकड़े गिरे हुए थे, मिट्टी वगैरह, तो उन्हें उठाती है और उठाकर उनमें वो फेंकती है। एक बार फेंकती है, 2 बार फेंकती है। जब शेर का ध्यान उधर जाता है तो उसकी जो है ना कान खड़े हो जाते हैं, और वो समझ जाता है कि शायद वहाँ पे कोई है या कुछ और। वो खड़ा होता है और वो उधर उसी तरफ जाने लगता है,
जिधर वो फेंकी गई थी। जब वो वहाँ से निकल जाता है तब जाकर अवनी धीरे से अपना सिर निकालती है और दूसरी साइड में देखती है तो वहाँ सिर नहीं था। तो समझ जाती है कि शायद वो उसी तरफ गया। तो वो अनिका का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे लेकर उसको जाने लगती है वहाँ से। अनिका डर रही थी कहीं वो सीट फिर से ना आ जाए। तो अवनी कहती है रिलैक्स, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनिका उसको देखती है और कहती है अच्छा, और वो शेर के आगे तुम क्या कर लोगी? अरे मैंने बोला ना कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगी, चाहे उसके लिए पहले मुझे मरना पड़े। अनिका जब ये सुनती है तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो अवनी को देखने लगती है। अवनी जब देखती है कि वो रुक गई है तो कहती है क्या हुआ, क्यों रुक गई, क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं बोला, चलो तुम जाओ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें यहाँ से निकलना मेरी जिम्मेदारी है, अब चलो, अंधेरा भी होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, कब तक। और वो लॉकेट लॉकेट अपने गले में हाथ डालती है तो उसे ध्यान आता है कि वो लॉकेट तो उसके पास है ही नहीं। वो अनिका की तरफ देखती है तभी उसको याद आता है कि उसने अपने गले से वो लॉकेट निकाल कर अनिका को दे रही थी और अनिका ने लेने से मना कर दिया था। शायद वो वहीं कहीं गिर गई। ओह शिट, क्या हुआ, मेरा पेंडेंट, क्या मतलब? अरे उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी, अब हमारे घर वाले हम तक कैसे पहुंचेंगे? तो क्या वो, हाँ वो लगता है कि उधर ही गिर गया। अब क्या करें हम, अब करना क्या है, वेट करना पड़ेगा कि वो लोग आए ढूंढते हुए हमें। अनिका कहती है कि हमें वापस जानी होगी। हम वापस कैसे जा सकते हैं, एक तो ये नदी देखो, क्या हमें ये जाने देगी, पहले ही इतनी बड़ी हो गई है और ऐसे जाना सही नहीं है। और दूसरी दूसरी जो है पता नहीं वो लोग वहाँ पर आए हैं कि चले गए, इसकी भी गारंटी नहीं है। अनिका में हमें सिरलाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कार में थी। कार वो उन लोगों की कार थी जिन लोगों के पास वो जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा तो था लेकिन हाँ, वो काफ़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये आवाज़ जिसे उन्होंने फ़ोन पे बात किया था वो जाना पहचाना लग रहा था। कौन था वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी उसने ये आवाज़ सुन रखी है, कहाँ सुनी है ये पता नहीं है। इसी सोच में वो डूबी हुई थी। करीबन 1 घंटे बाद वो उस जगह पे पहुंच जाती है जिस जगह पे ये लोग लेकर जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले उसने क्या करती है कि चुपके से अपने मोबाइल से अपना लोकेशन ऑलरेडी कुछ लोगों के पास शेयर कर चुकी थी, जैसे कि शक्ति संगठन के लीडर जो कि अभी लीड कर रहा है टाइगर। टाइगर आप सब तो जानते हो कि टाइगर कौन है। हाँ, एक ही का लेफ्ट हैंड पीआर, राइट हैंड प्रिया राजपूत। और अपना वो जो ट्रैकिंग डिवाइस था जो उसके पास भी था उसने एक्टिव कर चुकी थी, ताकि अगर एक काम नहीं किया तो दूसरा तो करेगा ना। और दूसरा जो ऐसा था कि वो पानी के अंदर चली जाए या मिट्टी के अंदर, उसे आराम से ट्रैक किया जा सकता था, चाहे कहीं पर भी हो। काफ़ी एडवांस थी इसकी चीज़ें सब कुछ। जैसे ही गाड़ी रुकती है उस जगह पर अभी का ध्यान हटता है और वो सामने के नज़ारे को देखती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला था और उस बंगले की सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी। बॉडीगार्ड्स तो थे ही, साथ ही साथ वहाँ पे शायद जैमर वगैरह भी लगाई गई थी क्या, क्योंकि जब उसने अपने मोबाइल पे नज़र डाला ना तो वहाँ नेटवर्क गायब हो चुके थे। तो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये यूँ कहूँ कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई है, बहुत ज़्यादा। वो समझ जाती है और यहाँ तक पहुँचना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वो मन ही मन कहती है ये सिक्योरिटी तो काफ़ी हाई है, आम इंसान के लिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन कपूर्स के लिए सिर्फ एक चींटी मारने के बराबर है। ये बोलती ही वो अपनी जेब में हाथ डालती है और वहाँ से एक छोटा सा कोई चीज़ निकालती है, उसको देखती है और स्माइल करते हुए अपनी उंगलियों में दबा लेती है, जैसे कि 2 उंगली से सिगरेट पकड़ते हैं ना, जस्ट वैसे ही, ताकि किसी को शक ना हो। बहुत छोटी थी। और उन लोगों के साथ वो आगे बढ़ती है और मौका देखकर, एक ऐसी जगह देखकर जहाँ पे किसी की नज़र न जाए, उस उंगलियों के झटकने से वो चीज़ उसके हाथों से निकल कर उस जगह पे गिर जाती है। अभी मनी मन कहती है काम हो गया,
ये बोलकर वो उन लोगों के साथ चली जाती है। बंगले के अंदर कदम रखते ही वहाँ के नज़ारे क्या ही कहना। उस हॉल में बहुत सारे बॉडीगार्ड बड़े पड़े थे और वहाँ पे एक बहुत बड़े सिंगल सोफ़ा रखा हुआ था जिस पर एक आदमी बड़े ही शान के साथ बैठा हुआ था और उसके हाथों में एक वाइन का ग्लास था जिसे वो रुक रुक कर घुट के ऊपर घुट ले रहा था। एक ही जैसे ही वो कदम रखती है हॉल में, उस आदमी की नज़र उस पर पड़ती है और काफ़ी ही अच्छे से उसका स्वागत करता है ताली बजाते हुए। अपने ग्लास को साइड में रखता है और ताली बजाते हुए कहता है, वेलकम 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 एके वेलकम। एक बार फिर से एके, जो कि अभी अंदर आ ही रही थी, तभी उसकी आवाज़ सुनकर वो अपनी नज़रें उठाकर उधर देखती है और जैसे ही उसको देखती है, उसको जैसे मानो झटका सी लगती है। वो उसके आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आता है। कॉलेज का दिन, कॉलेज में वैलेंटाइंस डे का टाइम चल रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी स्टूडेंट की और उन भीड़ के बीच में एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यही आदमी था और जस्ट उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अभी कपूर खड़ी थी। वो आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथों में रोज़ की बुके थी जिसमें 7 रोज़ थे। रेड कलर में 7 रोज़ थे उसमें। वो अभी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? हालांकि कह सकते कि ये पूछ रहा था लेकिन उसकी आंखें बता रही थी जैसे हुक्म दे रही हो, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बननी ही है। सबके सामने तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती और ना ही मेरी इंसल्ट कर सकती हो। अभी जो कि गुस्से भरी नज़रों से उसको देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसको खबर मिली थी कि इस आदमी ने लगभग 3 लोगों की मर्डर की थी। कभी बेरहमी से मारा था, वो इसलिए क्योंकि वो अभी के दोस्त थे। एक तो अभी से प्यार करता था लेकिन अपने दिल की बात कहनी पर प्यार भरी नज़रों से देख रहा था जिसके कारण उसे अपनी आंखें गंवानी पड़ी। वही दूसरा, गलती से उसने अभी का हाथ पकड़ लिया था जिससे उसको अपनी हाथ गंवानी पड़ी और साथ ही साथ अपनी जान भी। और तीसरा, अभी का बहुत अच्छा दोस्त था, उसके हर एक चीज़ पे सपोर्ट करता था। कोई कौन उसको गलत नज़रों से देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी हेल्प करना है, स्टडी वगैरह हर एक चीज़। और एक बार क्या हुआ और एक बार क्या हुआ था, यही आदमी जिसका नाम करण होता है, करण जिंदल, ये कोई और नहीं करण जिंदल था। ये एक बार क्या हुआ था कि क्लब में किसी की बर्थडे पार्टी थी और ये वहाँ पर अभी को जो है, जो कि अभी सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, गलती से उसने सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और ये चीज़ अभी के दोस्त ने देख लिया था और अभी ज़्यादा गौर नहीं करती उसके पी चुकी थी और उसको उस चीज़ का असर होना स्टार्ट हो चुका था और इसे ये मौका मिल चुका था। वो खड़ा होता है और उसको लेकर कहीं जाने लगता है और ये देखकर अभी के दोस्त सामने आ जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत हंगामा हो जाती है। उसने कहा कि इस आदमी ने ऐसा किया, हमने देखा था। करण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक घटिया इंसान हो। तुम एक लड़की के साथ ऐसे उसके मर्जी के खिलाफ जाकर ये सारी चीज़ें, पर ये तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान हो? क्या तुम मर्द हो? मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, बहुत सारी। 1-2 थप्पड़ भी उसने लगा दिया था और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे आए हुए थे बर्थडे पार्टी में, वो सभी करण पे धिक्कार रहे थे। मतलब होता नहीं है, घृणा करना, घिन गुस्से भरी नज़रों से देखना, ये सारी चीज़ें हो रही थी और करण का ईगो हर्ट होता है। वो अंदर ही अंदर इतने गुस्से में पागल हो जाता है, इतनी ज़्यादा कि वो करण जो है अभी के दोस्त को घूरते हुए वहाँ से निकल जाता है। अभी के दोस्त अभी को संभालते हुए बाहर लेकर आते हैं, उसकी गाड़ी में बैठाते हैं और उसको लेकर कपूर मेंशन आते हैं जहाँ पे उसकी दादी उसकी हालत को देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ इसे? तो बताते हैं, अभी ने गलती से थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली है बस, और कोई बात नहीं। उसके कमरे तक ले जाई जाती है और दादी माँ काफ़ी अच्छे से उसको बेड पे सुलाकर उसकी मुँह हाथ साफ करके और उसकी जो है थोड़े बहुत कपड़े वगैरह चेंज करके और आराम से दरवाजे को लॉक कर देती है। अभी जो है काफ़ी गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन अभी का दोस्त जो कि घर जाने के लिए निकला था और रास्ते में ही एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है
और बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। और जब वो गाड़ी जिसने टक्कर मारा था वो आगे जाके रुक जाती है और उसमें से कोई और नहीं बल्कि करण जिंदल बाहर आता है और जाकर जस्ट उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की और इतने लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट करने की? तुम्हें पता भी है करण जिंदल कौन है? खैर, तुम जान के करोगे क्या? तुम जिस जगह पे जा रहे हो ना उस जगह पे इस नाम की ज़रूरत ही नहीं है। पर हाँ, अगला जन्म लेकर आओगे ना तो मेरे बारे में ज़रूर पता लगवा लेना कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। उसको एक दो लात मारता है और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। करण के जाने के बाद वो लड़का अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए ना जाने क्या, पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं, तुम हमेशा खुश रहना। मैं तो अपने दिल की बात भी तुमसे कह नहीं पाया। मरते वक्त भी मैं ये कहना नहीं चाहता। मैं अपने दिल की बातें अपने तक ही लेकर जा रहा हूँ। हे ऊपर वाले, उसकी रक्षा करना, इस शैतान से उसकी रक्षा करना। यही लाइन बोला था उसने आखिरी बार और अपनी जान गंवा बैठा था। वही जब अगली सुबह अभी की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त लेकर आया था। जब वो कॉलेज आती है उसके बारे में पता चलती है कि वो तो आया ही नहीं। एक दिन दो दिन निकल जाती है, कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तभी एक दिन उसको एक कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसको एक झटका सी लगती है। उसको वो जो कॉल था एक हॉस्पिटल से आया हुआ था जहाँ पे एक एक्सीडेंट के दौरान एक लावारिस लाश मिली थी जिसकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करनी थी और उसके मोबाइल वगैरह कुछ मिले थे जेब से जिसमें अभी का नंबर था जिसको कॉल किया गया था। पुलिस वाले काफ़ी दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, 2 दिन हो चुके थे। उसके घर वालों के बारे में भी कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। अभी जब हॉस्पिटल जाती है और उसकी हालत देखती है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और एक बार फिर से वो टूटने लगती है। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे उसने अपने माता पिता को खोया था। खुद को संभालते हुए वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी और फिर ये हालत। वो पुलिस से पूछती है कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ये उस जगह पे मिले थे, एक गाड़ी ने टक्कर मारा। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो थे लेकिन रात के अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहे थे। अभी अपने आप को मजबूत करती है और वहाँ से खड़ी होती है और कहती है मुझे वो वीडियो फुटेज देखनी है। पुलिस वाले कहते हैं क्या आप देख पाओगे? हाँ मुझे देखनी है। वो जाती है उनके साथ जाकर वो फोटोज को देखना स्टार्ट करती है। एक बार दो बार तीन बार काफ़ी गौर से देखने के बाद वीडियो को बार बार पॉज कर करके देख रही थी। और तभी तभी जो है किसी की परछाई, गाड़ी के नंबर प्लेट के कुछ अक्षर और किसी की आंखें, वो गुस्से भरी आंखें, वो देखते हुए उसकी आंखों के सामने करण जिंदल का चेहरा आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नफरत साफ नजर आ रही थी। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं मैम कुछ पता चला? नहीं कुछ नहीं पता चला, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रही है। हाँ हम भी तो यही बोल रहे हैं ना, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभी हमें सिलाती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से बाहर आते ही वो किसी को कॉल करती है और कहती है कल रात क्लब में क्या हुआ था पता करो। और ये बोलकर वो फ़ोन कर देती है। कर अपने दोस्त के पास जाती है और पुलिस वाले से कहती है कि मुझे इसकी बॉडी चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर आए हुए थे जिसने उसके दोस्त का पोस्टमार्टम वगैरह किया था। तो वो कहते हैं जी बस थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी उसके बाद आप लेकर जा सकते हैं। पुलिस वाले कहते हैं क्या इनके परिवार में या कुछ और? तो अभी बताती है नहीं ये अनाथ है, अनाथ आश्रम में रहता है था और वहीं से ये स्टडी वगैरह कर रहा था। ठीक है, तो क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी लेती हैं? अभी कहती हैं हाँ ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद डॉक्टर्स उसके दोस्त की बॉडी को उसे सौंप देते हैं और वो पुलिस वाले और डॉक्टर से मिलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद जो है अपने दोस्त की अंतिम संस्कार करती है और करने के बाद वो अपने ऑफिस जाती है जो कि कपूर, उस वक्त कपूर कॉरपोरेशन नाम से मशहूर थी। हाँ, बड़े होने के बाद उसने अपने कंपनी के नाम में कपूर कॉरपोरेशन की जगह इंडस्ट्रीज लगा दिया था।
खैर, अभी अपने केबिन में बैठी हुई थी और बहुत गहरी सोच में डूबी थी। उसे करण पे पूरी तरह शक हो गया था। वो कॉल करती है और कहती है, करण जिंदल के नाम जितने भी करण जिंदल के बारे में अच्छे से छानबीन करो, हर एक चीज़ के बारे में। और हाँ, मेरे दोस्तों के साथ कुछ समय पहले जिन जिन के साथ जो भी घटनाएं हुई थी वो सब के बारे में पता करो। तुम्हारे पास ओनली 2 घंटे हैं, मुझे 2 घंटे के अंदर सारे डिटेल चाहिए। उधर से कुछ कही जाती है। अभी फ़ोन कट करके रख देती है। तभी केबिन में एंटर होती है उसकी असिस्टेंट। उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। अभी कॉफ़ी का कप लेती है और उसको कहती है, काम कैसे चल रहा है? वो बताती है कि मैम हमें साइट पे जानी होगी। वो कहती है कि ये काम करो, किसी और को भेज दो, मैं नहीं जा रही। असिस्टेंट कहती है, मैम आपको जानी पड़ेगी क्योंकि आपने बोला था कि वहाँ के मज़दूर जो हैं आपका वेट कर रहे हैं और आपको जाना चाहिए। अभी उसको घूरते हुए कहती है, यहाँ की ऑनर मैं हूँ, तुम नहीं, जिसका फैसला तुम करोगी। सॉरी मैम। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी जो है बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसका दिमाग जैसे मानो काम करना बंद कर दिया था अपने दोस्तों के बारे में सोच सोच कर। इसी तरह समय निकलता है और 2 घंटे निकल जाते हैं और फाइनली उसके मोबाइल पर एक मेल आता है। और उस मेल में बहुत सारी चीज़ें थी, उसके सभी दोस्तों से रिलेटेड, उनके साथ हुई घटनाएं से रिलेटेड सारी चीज़ें। और जो भी क्लब में हुआ था वो सारी बातें भी करण जिंदल के डार्क सीक्रेट्स बाहर आते हैं। और जिनके बारे में उसे जब पता चलती है ना, उसको बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसके दोस्त बेवजह मारे गए थे, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो बस अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। एक दोस्त में टच वगैरह तो नॉर्मल है ना, हाथ पकड़ लेना, कंधे पे हाथ रखना, गले मिलना, पर ये सारी चीज़ें उसने कभी नहीं सोचा था। वो अपनी मुट्ठियों को कस लेती है और अपने मोबाइल को दे कर दीवार पे दे मारती है। मोबाइल टूट कर चकनाचूर हो जाता है और चिल्लाते हुए कहती है, करण जिंदल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें हिसाब चुकानी पड़ेगी। मेरे दोस्तों की मौत का हर एक बदला तुमसे मैं लूँगी। तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी है। फ्लैशबैक एंड। करण जो है घुटनों के बल वहाँ पे बैठा हुआ था और अभी के सामने अपने हाथों को आगे बढ़ाए हुए था। अभी जो कि अभी सोच में डूबी हुई थी, जस्ट अपने होश में आती है। वो करण की तरफ देखते हुए कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तो नहीं करती ना। ये सुनते ही करण की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है और वो कहता है, तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ज़रा भी काफ़ी नहीं है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा इंसान मेरा पार्टनर बनेगा? क्या तुम्हारी औकात है मेरी पार्टनर बनने का? तुम हो कौन जो अभी कपूर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? करण जिंदल उस वक्त बिजनेसमैन का बेटा तो था, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं था। वो एक बिजनेसमैन का बेटा था, यानी कि अपने बाप के खर्चे पर जीता था। उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी या खुद की कोई भी चीज़ नहीं थी जिसे वो कह सके कि हाँ मैं ये करता हूँ। उसी चीज़ का फ़ायदा अभी उठा रही थी करण जिंदल। करण जिंदल उसकी तरफ गोल गोल घूमते हुए अभी कहती है, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है सिवाय ये कि एक अमीर बाप के बिगड़े हो औलाद हो तुम, जो दूसरों से जलसी करते हो, लोगों पे रौब झाड़ते हो, उनको जान से मारने की धमकी देते हो। ये यूँ कहूँ कि शायद मारते भी होगे, राइट? ये सुनते ही करण उसकी तरफ देखने लगता है। अभी उसको देखती नहीं है, बस बोले जा रही थी, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कपूर को हैंडल कर पाओगे? क्या तुम में इतनी गट्स है कि अभी कपूर को तुम टच भी कर सको? करण झटके से खड़ा होता है और अभी को हाथ लगाने ही वाला था। अभी जो है अपना एक पैर उठाती है और उसके सीने पे दे मारती है। और करण जो है
वहीं पे ज़मीन पे लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसको घूर कर देखने लगता है। अभी जो है उसके पास जाती है और धीरे से घुटनों के बल उसके पास बैठ जाती है और धीरे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्तों को मार कर तुम बच जाओगे? करण जिंदल, तुम्हें मेरे दोस्तों की हर एक दर्द का बदला लूंगी मैं तुमसे। तुम्हें उनकी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुमने किसके लिए मारा? मेरे लिए। इस जन्म में तो क्या, अगले आने वाले कई जन्मों में, कई क्या, किसी भी जन्म में तुम मुझे पाना तो बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं पाओगे आज के बाद। और तुम्हारी जो जगह है ना, मैं तुम्हें बहुत जल्द उस जगह पे पहुंचा दूंगी। करण जिंदल, याद रखना, अभी कपूर का वादा है, अपने दोस्तों की कसम खाकर कहती हूँ, उन सब की मौत का बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। तुम्हारी मौत तय है। अगर कानून तुम्हें सज़ा नहीं दे पाई तो मैं अपने हाथों से दूंगी, याद रखना। अभी वहाँ से उठती है और उठकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ पे कई सारे पुलिस की कार आकर रुकती है और आते हुए करण को पकड़ लेती है। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वहाँ पे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे सभी जो है कुछ देख रहे थे। और जैसे ही करण को पुलिस वाले पकड़ के ले जाने लगे, सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उन्हें कानों कान खबर तक नहीं है। हालांकि करण के बारे में सब लोग जानते थे, वो गुस्सैल है और जिसे वो अपनी चीज़ें मानता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और पागलपन, सनक, हर एक चीज़ नज़र आती है। पुलिस वाले उसको पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक छिपते चलोगे? तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुकी है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यही सारी चीज़ें बोलते हुए घसीटते हुए उसको लेकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह समय बीतती है। उसके पिता ने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाए, क्योंकि उसमें कुछ ड्रग्स के भी मामले शामिल थे, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार के भी मामले शामिल थे, कई सारे लड़कियों की रेप वगैरह की चीज़ें भी थी और कई सारे मर्डर भी थे, जिसके सबूत रातों रात अभी ने ढूंढ लिया था। और करण को कम उम्र होने के कारण उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उम्र उस वक्त उसकी कम थी, यही कोई 22-23 साल की उम्र थी और इसी के कारण उसे फांसी ना देकर उम्र कैद दी जाती है। ये वक्त ऐसी तरह चलता रहता है। इसी तरह अभी अपनी चीज़ों में, अपनी कंपनी, अपने घर, अपने परिवार में बिजी हो जाती है और वो करण की चीज़ें भूल चुकी थी। और सालों बीत जाते हैं, पता नहीं कैसे करण जेल से भागने में या फिर बचने में कामयाब हो जाता है। और इतने सालों बाद आमने सामने हुए थे आज ये दोनों। अभी अपनी यादों से बाहर आती है और सामने बैठे वो शख्स को देखते हुए कहती है, तुम जेल से कब बाहर आए? वो आदमी हंसते हुए कहता है, यस, कंफर्म कंफर्म हो गया ना, तुम अभी कपूर ही हो। हाँ, मैं अभी कपूर ही हूँ। वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है और सामने अभी को देखकर करण जिंदल की नज़रें जैसे मानो थम सी जाती है। अभी कपूर उस वक्त वो टीनेजर थी और आज एक बिजनेस वूमेन और साथ में एक एज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में जैसे मानो और भी ज़्यादा चार चांद लगे हों। करण हंसते हुए कहता है, वाह, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। बहुत बढ़िया। मैंने पूछा, तुम जेल से कब बाहर आए? वो बताता है, हाँ मैं तो 8 साल पहले ही जेल से बाहर आ गया था। और तुम्हें बाहर निकलने में हेल्प कौन किया? करण हंसते हुए कहते, वाह, ये हुई ना बात। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन तुमने इस चीज़ पर गौर नहीं किया। आई नो, तुम अपने घर में इकलौती हो ना, अपने घर बिजनेस संभालने वाली, तो जाहिर सी बात है मैं दिमाग से निकल गया हूँगा और दिल में तो था ही नहीं। दिल में तुम्हें था ही नहीं, तुम थी ना मेरे दिल में, जो अभी भी राज करती हो। फिर कोई बात नहीं। ओ, मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली, वो भी एक लड़की से। मानना पड़ेगा, अभी कपूर को इंटरेस्ट है। मैं पहले बता देती ना कि तुम्हें लड़कों में नहीं लड़के में इंटरेस्ट है,
तो यार इतना मुझे झेलनी नहीं पड़ती ना, मैं खुद ही तुमसे अलग हो जाता। ये बोलकर वो हँसने लगता है। सोचना भी मत, मैं तुमसे अलग बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वाइफ को जान से मार दूंगा तुम्हें पाने के लिए। एक बार फिर से मेरा सनक, मेरा जुनून, मेरा पागलपन देखने आ। अभी उसकी बातें सुन रही थी, चुपचाप, कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं। हाँ, क्या होगा आगे, क्या करेगी अभी। और ये करण जिंदल का चैप्टर जो नया एंट्री मारा है इस कहानी में, ये कहाँ तक जाएगा। क्या करण जिंदल सच में अभी को पालेगा? और ये अवनी और अनिका कहाँ है दोनों, इन दोनों का क्या चल रहा है, सब जानेंगे, सब जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हाँ यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। आप लोग सुनकर भाग जाते हो यार, ऐसे कौन करता है, इतनी मेहनत लगती है, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप लोग भी कर लो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।